हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी ये साइंस एनसीईआरटी की क्लास है। आज क्लास 6 साइंस कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो बचा हुआ था जिसे हम पूरा नहीं कर पाए थे और बीच में कुछ दिनों से वीडियो बंद हो गया था अपलोड होना। तो आज से रेगुलर वीडियो अपलोड होगा। अब चैनल पर आप रेगुलर जुड़े रहिए। तो आज हम एनसीईआरटी 6 क्लास की साइंस को ख़त्म करके कल से 7th क्लास की एनसीईआरटी को शुरू कर देंगे। आज 2 चैप्टर हमारा बचा हुआ था, 15 और 16। इन दोनों चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। एयर चैप्टर है 15, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएंगे। किसी भी एग्जाम में, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले होंगे, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो जैसे कि टेट, यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सुपर टेट, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस का जो ये पोर्शन होता है बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है और बेहद ही हेल्पफुल होगा आपको अच्छे मार्क्स लाने में। तो वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। वीडियो रेगुलर अब अपलोड होगी। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं अपलोड हो पाई थी। तो हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जो 15वां चैप्टर है वो है, उसका चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चारों ओर वायु। तो हमारे चारों तरफ मतलब कहने का है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर प्रेजेंट है उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। जो वायु है ये एक मिश्रण होती है, किन किन गैसों का मिश्रण होती है, वो सारी चीज़ें ही इसमें बताई गई है। तो चलिए हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो एयर है वो स्थान घेरती है। एयर का कोई रंग नहीं होता है, इसके आर पार देख सकते हैं आप। तो ये एयर की विशेषता कह लीजिए है कि इसके आर पार आप मतलब ये एक ट्रांसपेरेंट होता है और ये स्थान घेरती है, मतलब ये स्पेस लेती है और इसका कोई रंग नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर तक है। इसे ही वायुमंडल कहते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं वो बताया गया है। एयर एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी जो है ये वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार क्या है, पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर तक है। इसे ही वायुमंडल कहा जाता है। अब बताया गया है कि हमारी वायु जो है वो अनेक गैसों का मिश्रण है। तो ये पॉइंट बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि वायु क्या है। तो वायु एक मिश्रण होती है, ये कभी मत भूलिएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि वायु तो अपने आप में एक अकेली चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। वायु हमारी जो है वो कई गैसों से मिलकर बनी होती है, तो इसलिए इसे एक मिश्रण कहा जाता है। अब इस मिश्रण के रूप में इसमें क्या क्या मौजूद होता है हमारी एयर में। तो हमारी एयर में जो जलवाष्प होती है वो होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है और कुछ डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। तो ये हमारी वायु के जो कंपोनेंट हैं उसमें जो मौजूद होते हैं वो चीज़ें हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि वायु किन गैसों का मिश्रण होती है। तो वायु में जलवाष्प होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, धूल के कण होते हैं। आगे हम इन सब के अमाउंट देखेंगे कि वायु में किस % में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब जलवाष्प को जाना जाए तो जलवाष्प क्या होता है। तो वायु में जलवाष्प उपस्थित होता है। प्रकृति में जलचक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। जलवाष्प संघनन की क्रिया के पश्चात जल की बूंदों के रूप में हमें दिखाई देती है। तो आप देखे होंगे अक्सर जो ओस की बूंदें दिखती हैं आपको, या वायु में हवा में बूंदें, थोड़ा सा वाटर की ड्रॉप दिखती है, तो वही जलवाष्प है। ये जलवाष्प बना कैसे, तो हमारे पृथ्वी में
जो पानी है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, ये वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है। तो यही पानी जो पृथ्वी में उपस्थित है, जब ये वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है तो ये एटमॉस्फेयर में जाता है और हमारी वायु में मिल जाता है। तो यही जलवाष्प होता है और यही हमें वायु में दिखने को मिलता है। तो ये था जलवाष्प को हमने देखा। जलवाष्प क्या है? वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। जलवाष्प संघनन की क्रिया के पश्चात जल की बूंदों के रूप में हमें दिखाई देती है। तो इससे पहले के चैप्टर में हमने संघनन को अच्छे से जाना था कि वाष्पन क्या होता है, संघनन क्या होता है, तो कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जाने हैं। अब आगे आते हैं और ऑक्सीजन को जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या है। तो यह गैस श्वसन तथा ज्वलन के लिए आवश्यक होती है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि हमारे जीने का जो सबसे प्रमुख आधार है वो ऑक्सीजन ही होता है। और ये ऑक्सीजन कहाँ मौजूद होता है? तो ये ऑक्सीजन वायु में उपस्थित होता है, जिसे हम ग्रहण करते हैं और सांस श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। पेड़ पौधों की बात की जाए तो उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के हमारे इस पृथ्वी मंडल पर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, चाहे वो जीव हों, जंतु हों या पेड़ पौधे हों। पेड़ पौधे को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो इन्हें भी ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर से ही मिलता है। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में बताया गया है कि यह गैस श्वसन तथा ज्वलन के लिए, तो जो भी आप पदार्थ देखते हैं जलता है, तो जलने का भी एक कारण ऑक्सीजन ही होता है। बिना ऑक्सीजन के उपस्थित हुए कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता है। तो एक एक्सपेरिमेंट भी बताया गया है एनसीईआरटी की बुक में कि अगर आपको टेस्ट करना है कि बिना ऑक्सीजन के कोई पदार्थ जल सकता है या नहीं, तो कैंडल को लीजिए, उसको जलाइए और उसे ग्लास से ढक दीजिए। तो ऐसे आप कैंडल को जलाएंगे तो वो जलती रहेगी, लेकिन जैसे ही उसे आप ग्लास से ढक देंगे, मतलब आप कैंडल के पास अगर वायु नहीं पहुंच पाएगा तो वो बुझ जाती है। तो इससे एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि किसी भी पदार्थ के जलने के लिए क्या ज़रूरी होता है? ऑक्सीजन बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में आता कहाँ से है? सबसे बड़ी बात तो ये है, तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं यही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए भी कहा जाता है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार होते हैं। इनका संरक्षण करना चाहिए, इनको कभी भी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो श्वसन क्रिया करते हैं, ये हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ये हमें पेड़ पौधे ही प्रोवाइड करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इससे पहले के चैप्टर में हमने फोटोसिंथेसिस को भी डिस्कस किया हुआ था। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान पेड़ पौधे ऑक्सीजन को बनाने की क्रिया करते हैं, अपने लिए भोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का ही निर्माण करते हैं। यह 20.95% वायु में रहती है। तो ये अमाउंट बेहद ही इम्पॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन कितने परसेंट हमारे एयर में होती है। तो 20.95% ऑक्सीजन हमारे एयर में होती है। तो ये सेकंड जो हमारे एयर का में जो गैसें पाई जाती हैं उसका ये सेकंड लार्जेस्ट अमाउंट होता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन का अमाउंट याद रखिएगा, 20.95% वायु में हमारे ऑक्सीजन मौजूद है। अब ये एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि वायु में ऑक्सीजन है या नहीं है। तो ये एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ पर एक ग्लास जार है, ग्लास जार के अंदर क्या है, कैंडल को जलाया गया है। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये कैंडल बुझ जा रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, या समझ लीजिएगा। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है, वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। ये क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे होंगे तो देखने को मिला होगा कि वायु में नाइट्रोजन की क्या परसेंट होती है। बहुत से एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये चीज़ परसेंट आपको ध्यान रखना होगा, और यही परसेंट अगर गड़बड़ाया तो फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा।
तो नाइट्रोजन की बात किया जाए तो ये 78.09% हमारे एयर में मौजूद होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित होता है कितना, 78.09%, और ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसके बाद ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा अमाउंट में हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम मोटर गाड़ियों को यूज करते हैं या जो फैक्ट्रियां होती हैं उसमें से जो चीज़ें जलाई जाती हैं उनसे जो धुआं निकलता है, तो धुएं से मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्सर्जित होता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एनवायरनमेंट से पेड़ पौधे एब्जॉर्व करके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है CO2 से लिखते हैं। ये एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। धरती पर यह प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। धरती के वायुमंडल में यह गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% होती है। तो आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। नाइट्रोजन को देखा 78.09% होती है, और वाटर को देखा 20% होती है। तो ये डाटा आपको याद रखना होगा जो परसेंट का दिया हुआ है। तो बात होगी अब कार्बन डाइऑक्साइड की। आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि आगे अब क्या है हमारे काम की चीज़ इस चैप्टर में। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इसके बाद जो पांचवा कंपोनेंट है हमारे एयर का, वो है धूल के कण। तो वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। धूल के कण को स्वतंत्र तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारे नाक में छोटे छोटे जो रोए होते हैं वो इसी धूल कण को रोकने के लिए होते हैं, ताकि हम श्वसन क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन को ले रहे हैं उसी ऑक्सीजन में ये छोटे छोटे धूल के डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो ये हमारे अंदर ना जा पाएँ। तो हमारी नाक में इसको फिल्टर करने के लिए, एयर को फिल्टर करने के लिए छोटे छोटे रोए होते हैं, वो आप सभी देखे होंगे। तथा एक लेयर होती है श्लेष्मा की, वो उपस्थित होती है जो कि ये धूल के कणों को हमें हमारी श्वसन क्रिया से हमारी बॉडी में जाने से रोकती है। तो धूल के कण तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं इसको अपने घरों में भी। खिड़की से अगर आपकी धूप आ रही है, मतलब सनरेज आ रही हैं, तो आप सनरेज अपने, अगर आपके कमरे में आ रही है तो आप देखेंगे कि उस सनरेज में आपको बहुत ढेर सारे धूल के पार्टिकल देखने को मिलेंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है कि ये एक रूम है, वहाँ पर क्या हुआ है, ये होल है, तो वहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य के प्रकाश में इस तरह से आपको धूल के कण देखने को मिल जाएंगे। अब आगे दिया हुआ है कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाती है। तो ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने देखा 78.09% जो है वो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, और 20% जो है वो ऑक्सीजन होता है। तो मैक्सिमम अमाउंट तो कवर हो गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही। तो 99% भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायु का बनाती है। उसके बाद जो 1% भाग बच रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल हो गया और जलवाष्प इत्यादि मौजूद होता है। तो शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल के कण और कुछ अन्य गैसें भी जो हैं वो उपस्थित होती हैं। तो ये तो बात रही हमारे एयर के कंपोनेंट की। आगे ये एक डायग्राम से आपको बताया गया है कि 78% भाग जो है हमारे ये पूरे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें अमाउंट की बात की जाए तो 78% भाग, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा होगा, 78% भाग जो है वो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 20.9% भाग हो गया, फिर ऑर्गन होता है 0.90% भाग, अदर गैसेस 0.17% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर के माध्यम से भी आपको बता दिया गया कि डाटा ना याद रहे तो अगर आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर भी रहेगा तब भी चीज़ें गलत नहीं होंगी। एटलीस्ट इतना तो आप गेस कर सकते हैं
कि कौन सा किस मात्रा में होगा, कौन ज़्यादा होगा या कौन कम होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो आगे अब पवन चक्की के बारे में बताया गया है। पवन चक्की क्या होती है, तो ये एक चक्की होती है जो कि वायु से चलती है। इसमें जैसे पंखे में आपके लगा होता है, बिल्कुल पंखे की तरह ये होता है। पंखे को आप लाइट से चलाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा, बहुत लार्ज होता है पंखा, जो कि इससे बहुत से काम किए जाते हैं और ये हवा के माध्यम से चलाया जाता है। तो पवन चक्की को जाना जाए तो वायु पवन चक्की को घुमाने का कार्य करती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने में, आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है, तो आजकल इसके माध्यम से विद्युत को भी उत्पन्न किया जा रहा है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने इत्यादि में भी ये पवन चक्की बेहद ही हेल्पफुल होती है। तो पवन चक्की की इमेज भी देख लीजिए तो आपको याद आ जाएगा। बाकी आप सभी देखे भी होंगे इसको कहीं ना कहीं, अगर कहीं बाहर घूमने गए होंगे तो ये पवन चक्की है, ये बहुत बड़ा होता है, दूर से ही दिख जाएगा आपको। तो ये पंखे की आकृति का होता है, जैसे टेबल फैन होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन ये बहुत लंबा और बहुत बड़ा होता है। तो ये हवा के माध्यम से चलता है और इससे बिजली उत्पन्न होती है। आटे की चक्की चलाई जाती है। नाव के खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज तक को ये चलाने में हेल्पफुल होता है। तो 15 चैप्टर में इतना ही था। अब 16 चैप्टर में आते हैं, जो कि लास्ट चैप्टर हमारी NCERT क्लास 6 की साइंस का रहेगा। तो इसमें कचरे के बारे में बताया गया है, कचरे का डिकम्पोजिशन कैसे किया जाता है, खाद कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वही हमने लिया है, क्योंकि अब इन सब के बारे में आपको पता होगा और यहाँ से बस काम के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कंपोस्टिंग क्या होता है या खाद क्या होता है। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं पहले कंपोस्टिंग को जानते हैं कि ये क्या होता है। कुछ पदार्थों के विगलित और खाद्य में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। तो जो खाद बनाने की प्रोसेस होती है इसे कंपोस्टिंग कहते हैं। ये प्रोसेस आप अपने घरों में भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर सकते हैं, जैसे कि घरों में आपके सब्जी के छिलके निकलते हैं, अंडे के छिलके निकलते हैं, तो ऐसी हरी चीज़ें, सब्जी हरे जो छिलके हो गए और अंडे के छिलके हो गए, इस तरह से जो वेस्ट चीज़ें हैं इनको क्या करिए अपने घर के गमले में आप डाल दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए। कुछ समय बाद देखेंगे तो ये खाद में परिवर्तित हो जाएंगे और वो खाद जो है वो बेहद ही उपजाऊ होगा। उसको आप अपने पौधों में डालेंगे तो पौधे उससे जल्दी ग्रो करेंगे। तो यही होता है कंपोस्टिंग की प्रोसेस, खाद बनाने की एक नेचुरल प्रोसेस होती है, इसे कहते हैं। अब आगे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बताया गया है, मतलब वर्मी केचुए को कहते हैं। तो केचुए के द्वारा खाद कैसे बनाया जाता है, उसी प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग को देखा जाए तो जो लाल केचुए होते हैं, जो लाल अर्थवर्म होते हैं, इनकी सहायता से खाद बनाने की जो प्रोसेस होती है इसी को ही वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ये किसानों के लिए बेहद ही मददगार होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को, ये केंचुए किसान क्या करते हैं, केंचुए को ले जाके अपने खेतों में डाल देते हैं। ये केंचुए कुछ दिन में क्या करते हैं, मिट्टी को बिल्कुल खोखला बना देते हैं और जिससे उस मिट्टी में एयर आसानी से जा सके और ये उस मिट्टी को खा के उसके बाद जो सर्जित करते हैं वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी को बनाता है, पेड़ पौधों को बहुत उपजाऊ बनाता है। तो इस तरह से वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस के थ्रू जो किसान हैं वो अपनी फसलों को अधिक उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। तो यही है वर्मी को कंपोस्टिंग, जिसको कि लाल केंचुए की मदद से किया जाता है। अब आगे जो समरी दी हुई थी, कुछ चीज़ें समरी में वो इम्पॉर्टेंट थी, तो ये समरी को मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ पे 16 चैप्टर को। तो इसको देख लेते हैं समरी में क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भराव क्षेत्र वह स्थान है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं।
तो भराव क्षेत्र की डिफिनेशन दी हुई है। भराव क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि आप देखते होंगे कुछ जो स्थान है, कुछ जगह है वो बहुत गड्ढे नुमा होता है। तो आजकल क्या किया जा रहा है, जो हमारे कचरे घर के होते हैं, जो शहर के बहुत ज़्यादा मात्रा में कचरे निकलते हैं, उसको क्या करते हैं, इन क्षेत्रों में ले जा के डाल देते हैं और उन्हें पीट करके बैठा दिया जाता है और मिट्टी को समतल बना दिया जाता है। तो और उसके बाद क्या होता है, उनके ऊपर पार्क को बना दिया जाएगा, पेड़ पौधों को लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्षेत्रों को भी प्रयोग में लाया जा रहा है, जो हमारे शहरों के बहुत लार्ज अमाउंट में कचरे निकलते हैं उनकी मदद से। अब इसके बाद और चीज़ें बताई गई हैं कि रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना ही कंपोस्टिंग कहलाता है। तो आपके रसोई घर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, चाय की पत्ती होगी, अंडे के छिलके हो गए, तो ये सारी चीज़ें, और अगर आपके घरों में पेड़ पौधे लगे हैं तो उनकी पत्तियां जो झड़ती हैं या जो पेड़ पौधे सूख गए, उनको भी खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जंतु अपशिष्ट जैसे जो जानवरों के गोबर होते हैं, उनको भी खाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है कंपोस्टिंग के माध्यम से। और ये जो नेचुरल खाद होता है ना, ये बेहद ही बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है और इससे पेड़ पौधे काफ़ी ग्रो करते हैं। अब आगे बताया गया है कि रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुए द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। तो ये चीज़ें हमने जान लिया है। अब आगे बताया गया था कागज़ का जो पुनः चक्रण कैसे करते हैं, कागज़ के रिसाइकल की बात की गई है। तो कागज़ का जो रिसाइकल है, इसको संभव है, आप भी इसको कर सकते हैं। तो जो पेपर या फालतू के कागज़ हैं, उन्हें आप कचरे में ना फेंकिए, उसको चाहे तो आप डीकम्पोज कर दीजिए, उसका रिसाइकल करिए या कबाड़ वाले को दे दीजिए। वो कबाड़ वाला जो पेपर ले जाता है, कागज़ ले जाता है, वो क्या उस पेपर या कागज़ का रिसाइकिल किया जाता है फैक्ट्रियों में जाके। तो यहाँ पर क्या है, पुनः चक्रण जो रिसाइकल होता है कागज़ का, उसके द्वारा अब उस कागज़ को क्या, जो कागज़ के मार्केट में आप सामान लेने जाते होंगे तो छोटी छोटी थैलियाँ मिलती हैं, वो बना दिया जाता है, या बहुत सी चीज़ें उस पेपर से बन सकता है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, रिसाइकल कहलाती है। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। तो कंपोस्टिंग नेचुरल चीज़ों का हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक का कंपोस्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए प्लास्टिक को कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि ये इसको कंपोस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक भी होता है। अगर आप इसे जलाने की भी कोशिश करेंगे तो इससे जो धुआं निकलता है वो हमारे लिए और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक है, क्योंकि उस धुएं में बहुत ही लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब आगे लिखा हुआ है कि हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने के उपाय खोजने चाहिए। तो कम से कम घरों से कचरे को निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा कचरों को रिसाइकल करने की कोशिश करिए, रीयूज करिए, उसका रिसाइकल करिए। इससे क्या होगा कि जो कचरे की बढ़ती मात्रा है उससे हम निपटने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो हमने ऊपर भराव क्षेत्र देखा, तो ये एक इमेज है भराव क्षेत्र का। ये एक जो ज़मीन, गड्ढे नुमा ज़मीन है, उसमें क्या किया गया है कि कचरे को, शहर के सारे कचरे को ला के रख दिया गया। कुछ समय बाद क्या हुआ, ये कचरे डिकम्पोज हो गए, खाद नुमा मिट्टी में परिवर्तित हो गए। बाद में इसे क्या किया जाता है, मशीनों से इस कचरे को इस जो गड्ढे नुमा भूमि है इसमें फैलाकर इस भूमि को समतल किया जाता है और इसमें पेड़ पौधे और पार्क इत्यादि का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर ये कागज़ का जो रिसाइकल है, इसका एक इमेज के थ्रू देख लेते हैं कि कागज़ से क्या क्या बना सकते हैं। तो आपकी नोटबुक है, इससे रिसाइकल करके इसे फेशियल टिश्यू के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। टॉयलेट पेपर को बनाया जा सकता है और न्यू कंप्यूटर पेपर को भी बनाया जाता है। तो जो नोटबुक होती है, इन सभी को आप फाड़िए नहीं, फेंकिए नहीं, आप इसका रिसाइकल नहीं कर सकते हैं तो इन चीज़ों को कबाड़ वाले को दे दीजिए। वो इन चीज़ों को फैक्ट्रियों में देता है और वहाँ पर इस तरह से चीज़ों को नया
नए तरीके से निर्मित करके इसका रिसाइकल किया जाता है। कंप्यूटर पेपर को रिसाइकल कैसे किया जाता है, तो इसको भी पेपर टॉवेल्स के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। नैपकिन इससे बन सकती है और नए नोटबुक का भी निर्माण इसी से हो जाता है। तो इस तरह से जो पेपर है उसका रिसाइकल हो सकता है। तो इसको आप भी कर सकते हैं, और आप नहीं भी कर सकते हैं तो आप देख के इन चीज़ों का रिसाइकल करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर था। आज एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस को हमने ख़त्म कर दिया। कल से क्लास 7 को शुरू करेंगे, और अब कोशिश रहेगी कि वीडियो आपको रेगुलर मिले, इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहा करिए। काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आप देख रहे होंगे कोई भी चैप्टर हमने स्किप नहीं किया है। अगर किसी भी चैप्टर में 2 लाइन भी इम्पॉर्टेंट है तो वो भी हमने डिस्कस किया है। बाकी आपको यूट्यूब में बहुत से वीडियो देखने को मिलेंगे। कहने को तो उसमें कहा जाता है कि पूरे चैप्टर की समरी दी हुई है, लेकिन बहुत से चैप्टर उनमें स्किप कर दिए जाते हैं। तो हमने चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, कहीं भी कुछ भी स्किप नहीं हुआ है। आप खुद भी अगर आपके पास बुक होगी तो उठा के देख सकते हैं, किसी भी चैप्टर का कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। तो ऐसे ही आगे हम सारी एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, और आपके एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।